पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, चलो हम पहला बता देते, एक ही दो बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सोचना है ये देखो, ये आसान नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा करोगे ना तो तुमको भी अच्छा लगेगा। देखो पहला क्या है, ये दो स्लोप है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम करके बता रहे हैं, ये ऐसा स्लोप है, मेहनत करना पड़ेगा रे। ये ऐसा है, ये एंगल कितना है, थीटा। ये स्फेयर, यहाँ देखो इस स्फेयर को देखो, सी स्फेयर, तो सी पे एक फोर्स इधर लगता होगा N1 और एक इधर लगता होगा N1, ये सी स्फेयर है। अब ये जो सी स्फेयर है इसको तुम थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओगे, देखो यहाँ से ऐसे ट्राइंगल बनेगा, बनेगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। बोलो यहाँ पे नॉर्मल इधर लगेगा N और यहाँ से नॉर्मल इधर लगेगा N, बोलो रे, और इसका वेट लगेगा mg। ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो वर्टिकल फोर्स 2n1 cos 30 डिग्री बराबर mg। सो 2n1 cos 30 डिग्री मतलब √3/2 बराबर mg। 2 कैंसिल हो गया तो n1 हो जाएगा mg/√3, सही है n1 यहाँ पे। अब हम इस ए ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं, तो सी का बनाए थे, अब ए का डायग्राम अलग से बनाते हैं। ए ब्लॉक का डायग्राम जब बनाएंगे तो ए ब्लॉक हमें ऐसा दिखाई देगा, ये ए है, यहाँ पर नॉर्मल कैसा लगेगा, N2, यहाँ पर नॉर्मल कैसा, ये N1 का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है ऐसा, बोलो, और एक इसका वेट ऐसे लग रहा है, बोलो रे, अरे कहो। यस सर। अब क्या हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, और ये एंगल देखो कितना, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये हो जाएगा N2 cos थीटा, ठीक है, और ये कंपोनेंट हो जाएगा N2 साइन थीटा। ये सब तुमको बनाने के लिए दिए थे, इससे पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम का हम सीट भेजे थे। ये N1 का देखो, ये N1 जो लग रहा है, N1 का एक कंपोनेंट जो N1 है, N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, N1 का हॉरिजॉन्टल, देखो ये सही है ना, ये 30 है, तो N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, N1 साइन 30, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, N1 cos 30। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हम लिखेंगे N1 cos 30 डिग्री प्लस mg बराबर N2 cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में ये और ये इक्वल कर देंगे, तो N1 है ना साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू N2 साइन थीटा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। N2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं, N2 इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है बात, यस सर। तो यहाँ से N2 का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, छोड़ो इसको ऐसा रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा N2 इज इक्वल टू, N2 इज इक्वल टू N1 cos 30 डिग्री प्लस mg, ठीक है, बाई cos थीटा, और यहाँ पर N2 का वैल्यू यहाँ से चिपका देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, N2 मतलब N1 का वैल्यू ये वाला ले जाके यहाँ रख दिए, N1 cos 30 डिग्री प्लस mg बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा, सही है, इज इक्वल टू N1 साइन 30 डिग्री। N1 का वैल्यू जो तुम्हारे पास है ये, ठीक है, ये जो N1 का वैल्यू यहाँ दिख रहा है, ये N1 का वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दो, ठीक है, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, तो तुम लिखोगे टैन थीटा इज N1 साइन 30 डिग्री बाई N1 cos 30 प्लस mg। समझ में आया, N1 का वैल्यू तुम्हें पता है, यहाँ रख देना, और 30 डिग्री का वैल्यू पता है, रख देना, सॉल्व कर देना, आ जाएगा जो आना है टैन थीटा का वैल्यू। समझ में आया, यस सर। थोड़ा भिड़ना पड़ेगा, और बोलो। इसमें सब अच्छे क्वेश्चन हम दिए हैं, एक दो शुरुआत वाले भारी हैं, बाकी सब फिर आसान है।
ये पहला क्वेश्चन और दूसरा थोड़ा भारी है, दूसरा इतना ही भारी नहीं है। दूसरा ही बता दे क्या, बोलो दूसरा भी बता दे। देखो दूसरा में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन में है ये धागा है, इसको ऐसे सोचना है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इस ब्लॉक को यहाँ टांगे, ये हमारा टेंशन हो गया T1, ये हमारा टेंशन हो गया T2, ये इसका वेट हो गया mg। ठीक है, बोलो इसका डायग्राम ठीक है फ्री बॉडी, बोलो, अरे बोलो रे। सर सही है। ये 60 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री, सही है। तो एक कंपोनेंट ये बन जाएगा T1 cos 60 और इधर बन जाएगा T2 cos 60। ये बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट इसका और ये बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा T1 sin 60 और ये हो जाएगा T2 sin 60, सही है। अब हमें दिया हुआ है कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, T1 cos 60 डिग्री माइनस T2 cos 60 डिग्री बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है। देखो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है और ये A से आगे चल रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल टोटल ये हो गया। और वर्टिकल तो रुका हुआ है, ये A से आगे चल रहा है, वर्टिकल रुका हुआ है। तो T1 sin 60 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू क्या, mg, सही है। और दिया हुआ द एक्सेलरेशन है ना, टेंशन इन A, टेंशन इन A मतलब T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। टेंशन इन A इज ट्वाइस द टेंशन, समझ में आया। तो यहाँ रख देते हैं, T1 का वैल्यू रख दे कितना, 2T2, ये T1 का वैल्यू हो गया sin 60 मतलब √3/2, ये हो जाएगा T2 sin 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रे, देखो ठीक है, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3√3/2 T2 इज इक्वल टू mg। सो T2 इज इक्वल टू 2mg/3√3, सही है ये। अब यहाँ T1 का वैल्यू क्या है, 2T2, ये हो जाएगा 2 T2 यहाँ लिख देते हैं और cos 60 1/2 माइनस T2 cos 60 इज 1/2 इज इक्वल टू ma, सही है। ये क्या हो जाएगा, T2 है ना, ये T2/2 इज इक्वल टू ma। सो T2 इज इक्वल टू 2ma और ये वाला T2 और ये वाला T2 बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये T2 और ये T2 बराबर हो जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। जैसे ही बराबर करोगे क्या आ जाएगा, 2ma बराबर 2mg/3√3, m कट जाएगा, 2 कट जाएगा, सो a हो जाएगा g/3√3। दिस इज द एक्सेलरेशन, समझ में आया, g/3√3, समझ में आया रे, बोलो। फिर से घर पे करना है इसको, ये अभी हम सॉल्व करके बता दिए, बट तुम लोग इसको फिर से एक बार ट्राई करना, बोलो आगे बोलो। अब ये सब आसान है, अब जैसे और अब तुम लोग अब कर लोगे, अब इसके बाद भारी नहीं है, इसके बाद सब आसान है, सही। यस सर। अब इसके बाद सोचोगे तो हो जाएगा, अब इसके बाद भारी नहीं है, ठीक है। तो इसको अब अगले क्लास में करके लाना, पहला दूसरा फिर से एक बार तुम लोग ट्राई करना और अगले क्लास में हम इसको बताएंगे, ठीक है राजश्री। अब देखो थोड़ा अब ये समझ, ठीक है, हम बताएं स्प्रिंग क्या, स्प्रिंग तुम लोग देखे होगे, इस तरह का होता है, देखे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये अपने को 7वें चैप्टर में आएगा, ठीक है। अब देखो एक स्प्रिंग को जब भी आदमी कोई खींचता है तो होता क्या, जैसे ये आदमी, ये दिख रहा है तुम्हें, अरे है ना, ये आदमी इस ब्लॉक को इधर फोर्स F लगा के खींच रहा, तो स्प्रिंग क्या करेगा भाई, अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है तो इसका मतलब स्प्रिंग भी खींच रहा होगा इधर, दिस इज फोर्स बाय द स्प्रिंग, दिस इज फोर्स बाय मैन। बोलो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, खींचते हो, जैसे ये स्प्रिंग है, इसको तुमने ऐसे बांध दिया, ऐसा स्प्रिंग देखा होगा, अब ये दीवार से तुमने बांध दिया, अब इस स्प्रिंग को पकड़ के अगर तुम खींचोगे
तो ये स्प्रिंग का लेंथ बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, और ऐसे खींचेगा। और तुम तो फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ये हो गया इलोंगेशन। तो स्प्रिंग तुम्हें क्या कर रहा है, स्प्रिंग उल्टा फोर्स लगा रहा अपोज करेगा सर वो, है ना, अपोज करेगा। ये अपना स्प्रिंग हमेशा कोशिश करता है कि अपना ओरिजिनल लेंथ को मेंटेन करे। ये जो ओरिजिनल लेंथ है इसको ये मेंटेन करेगा। इस L0 को नेचुरल लेंथ बोलते हैं, है ना। अगर तुम स्प्रिंग को दबा रहे हो, मतलब तुम फोर्स किधर लगा रहे हो, इधर, दिस इज फोर्स बाय मैन। तो अगर ये आदमी आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग इसको इधर धक्का देगा, दिस इज फोर्स बाय स्प्रिंग। समझ में आया। जब ये आदमी इसको ब्लॉक को इधर खींचता है तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाता है। जब ये आदमी स्प्रिंग को कंप्रेस करता है तो स्प्रिंग अपने लेंथ को मेंटेन करने के लिए उल्टा फोर्स लगाता है, बड़ा होना चाहता है। समझ गए। जब तुम स्प्रिंग को ये खींचे ना इतना, तो ये तुम्हारे ऊपर फोर्स इतना लगाएगा इधर, और तुम फोर्स लगाओगे तो ये और बड़ा हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर और फोर्स ज़्यादा लगाने लगेगा। समझ में आया। सो फोर्स बाय स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये x मतलब x is elongation compression। समझ में आया। सो फोर्स बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज इक्वल टू kx। माइनस साइन ये बताता है कि भाई स्प्रिंग को अगर तुम इलोंगेट करोगे तो वो कंप्रेस होना चाहेगा, ठीक है। बड़ा करोगे तो छोटा होना चाहेगा, और अगर छोटा करोगे तो बड़ा होना चाहेगा। समझ में आया। अब Yes, sir. ठीक है। तो ये K जो है, K इज कॉल्ड, ठीक है, अलग अलग स्प्रिंग का K अलग अलग होता है। दिस K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। K को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। समझ में आ। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। समझ में आ। K जो है अलग अलग स्प्रिंग का अलग अलग होता है। तुम देखोगे बहुत मोटा स्प्रिंग रहेगा तो उसको खींचने में बहुत ताकत लगेगा, और एक पतला सा स्प्रिंग है उसको आराम से खींच सकते हो। एक प्लास्टिक का स्प्रिंग है वो और आराम से खींच जाता है। समझ में आया। तो अलग अलग स्प्रिंग का K अलग अलग होता है, ठीक है। बट स्प्रिंग को तुम जितना ज़्यादा खींचोगे फोर्स उतना ज़्यादा होगा। सही। ये चीज़ समझ में आया तुम्हें। क्या बोले सर के कांस्टेंट नहीं रहेगा इसमें? नहीं, एक स्प्रिंग का K कांस्टेंट है, बट अगर तुम दूसरा स्प्रिंग ले आओगे तो उसका अपना अलग कांस्टेंट होगा, ठीक है। K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ये एक स्प्रिंग का अपना प्रॉपर्टी। सर मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग के नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। ये 1 2 3 4 कितने टर्न है इस पे डिपेंड करता है। कितना मोटा वायर यूज़ किया गया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कितने रेडियस का स्प्रिंग, ये रेडियस इस स्प्रिंग का ये कितना, इस पर डिपेंड करता है। ये वायर के मोटाई पे डिपेंड करता है। समझ में आया। ये बहुत सारे फैक्टर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सही। ठीक है। ये जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। समझ में आया। बट स्प्रिंग हमेशा जो फोर्स लगाता है तुम उसको जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तुम जितना कम खींचोगे उतना कम फोर्स लगाएगा। बट स्प्रिंग को इलोंगेट होना पड़ता है तब फोर्स लगाता है। समझ में आया। स्प्रिंग का लेंथ ये बढ़ेगा तब जाके फोर्स लगेगा, ठीक है। और तुम इधर समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कुछ? Yes, sir. अब जैसे मान लो एक स्प्रिंग है तुम्हारे पास, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ है L0, ये ऐसे ही रहेगा। अब तुमको बोले कि ये स्प्रिंग में ऐसा एक हुक बना दी और इधर से ले जा करके कैसे हुक बना दी, तुमको बोले अरे इस स्प्रिंग को खींचो, तो ये बताओ तुम इधर फोर्स F लगाओगे तो ये क्या खींच जाएगा या चलने लगेगा, ये बताओ।
एक तरफ तुमने पकड़ के फोर्स लगाया मान लो, तो ये चलने लगेगा या खींच जाएगा? सर सर ठीक हुक है। अगर हुक कहीं भी लगाओ तो खिंच जाएगा। ये अकेले फोर्स लगाओगे तो आगे चलने लगेगा। यस ये सर। यहाँ पे रुका हुआ नहीं रहेगा, देयर इज नो इलोंगेशन। ठीक है, एक फोर्स से स्प्रिंग को इलोंगेट नहीं किया जा सकता। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, या तो तुम इधर भी फोर्स एफ लगाओ, ठीक है, तब जाके ये इलोंगेट होगा, या रस्सी बांध के दीवार में बांध दो, तो रस्सी भी क्या करेगा, एफ फोर्स लगाएगा। मतलब स्प्रिंग में दोनों तरफ फोर्स लगाएंगे तभी इस स्प्रिंग का, देखो इस स्प्रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा ये स्प्रिंग ऐसे खिंच गया और ये फोर्स एफ इधर लग रहा, ये फोर्स एफ इधर लग रहा। दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन। ठीक है, स्प्रिंग का लेंथ इतना बढ़ गया, इधर तो बंद ही रह गया, बट ये स्प्रिंग का लेंथ इतना बढ़ गया और ये लेंथ बढ़ा, जिसके कारण स्प्रिंग इधर भी एफ फोर्स लगा रहा है और इधर भी एफ फोर्स लगा रहा है। स्प्रिंग समझ में, धागा इसको इधर खींच रहा है और स्प्रिंग इधर खींच रहा है। स्प्रिंग हमेशा छोटा होना चाह रहा है क्योंकि इसका लेंथ बड़ा हो गया। ये स्प्रिंग कोशिश कर रहा है दोनों तरफ से कि छोटा हो जाए। समझ में आया क्या? अरे सही, हाँ ना, कुछ बोलो बे। सर अगर दीवार से नहीं सर, अगर वो दूसरी तरफ से भी खींच रहा होगा तो क्या होगा? दूसरे तरफ से या तो रस्सी बांध दो या दीवार बांध दो या तुम गधा बांध दो, कोई ना कोई होना चाहिए जो इसको पकड़े। समझ में आया? तो एक पकड़ा हुआ अगर जो हटा रहा है फोर्स, दोनों का अगर फोर्स इक्वल होगा, इक्वल फोर्स है तो खींच जाएगा, रुका रहेगा स्प्रिंग, इलोंगेट। इलोंगेशन नहीं होगा। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया? सर अगर राइट हैंड साइड पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, लेफ्ट हैंड साइड पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग का क्या होगा? तो 10 न्यूटन फोर्स ये भी है, ये भी देखो ना, ये 10 न्यूटन है, ये फोर्स और ये फोर्स हमेशा बराबर रहेगा। ओके, ये सर। अगर 10 न्यूटन है तो ये 10 न्यूटन ही होगा। ये 20 न्यूटन करोगे तो ये स्प्रिंग का लेंथ बढ़ने लगेगा और ये फोर्स 20 न्यूटन हो जाएगा और स्प्रिंग और ज़्यादा खींच जाएगा। 20 न्यूटन में ये और ज़्यादा खींचेगा। समझ में आया? यस। सही, और बड़ा हो जाएगा और ये फोर्स हमेशा 20 न्यूटन ही रहेगा। दोनों तरफ इक्वल फोर्स ही रहेगा। स्प्रिंग में हमेशा दोनों तरफ बराबर फोर्स ही रहता है। ठीक है, और अगर इधर तुमने 20 न्यूटन लगाया, इधर 20 न्यूटन लगाया, तो स्प्रिंग का फोर्स जो होगा दैट इज k इंटू एक्स, और ये क्या होगा, 20 न्यूटन। समझ में आया? सो इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, मतलब ये इलोंगेशन जो होगा टोटल, ये टोटल इलोंगेशन होगा 20/k। समझ गए? अरे सही। जैसे मान लो, अब एक कहानी लेते हैं, समझ में आया ना तुम लोगों को? जिसको भी समझ में नहीं आएगा फटाफट बोल देना। जैसे, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, अब इसको समझो तुम। मान लो इसका k हमने लिया 100 न्यूटन पर मीटर, सही है, और इसको कहीं बांधे नहीं। मान लो इधर लगाए हम फोर्स F बराबर 20 न्यूटन। अब बताओ व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग? व्हाट इज इलोंगेशन इन द स्प्रिंग? ये खुला हुआ है, व्हाट इज x? सर कोई इलोंगेशन नहीं होगा। इलोंगेशन हियर इज 0। अब अगर तुम इधर, ठीक है, इधर बांधोगे या खींचोगे, इधर भी खींचे, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन जब लगा दोगे तो ये पॉइंट रुक जाएगा और स्प्रिंग देखो कैसा हो जाएगा, स्प्रिंग थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा। ये हो गया F बराबर 20 न्यूटन, मतलब तुम्हारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दूर चला जाएगा। ये हो गया इलोंगेशन, और इधर भी तुम 20 न्यूटन लगाओ। तो अब बोले व्हाट इज फोर्स इन द स्प्रिंग? ये 20 जीरो नहीं करोगे, F बराबर हो जाएगा 20 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स। सो x बराबर हो जाएगा 20/k, दैट इज 20/100। दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर और दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब ये स्प्रिंग कितना खींच जाएगा? अगर इस स्प्रिंग का k 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन फोर्स के है ना, 10 न्यूटन पर मीटर इसका k है, तो 20 न्यूटन के फोर्स से ये 20 सेंटीमीटर को खींच जाएगा। समझ में आया? या 0.2 मीटर इलोंगेट होगा। वो तब इलोंगेट होगा जब दोनों तरफ से तुम इसमें खींचोगे। स्प्रिंग में टेंशन होना जरूरी है, अगर टेंशन नहीं है, टेंशन कब डेवलप होता है? जब दोनों तरफ से फोर्स लगे। समझ में आया? सर ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा ना सर?
कौन सा डिस्प्लेसमेंट? नहीं, सर आपने लिखा था ना एक सर मिनट, माइनस अबे के सुनो, अबे सुनो, Yes, sir, ऐसे अरे डिस्प्लेसमेंट हाँ ना, माइनस। एक मिनट रे भाई, वो हमने ये लिखा था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब हुआ स्प्रिंग जो है ये x अगर पॉजिटिव है, इलोंगेशन है, तो स्प्रिंग इसके उल्टा फोर्स लगाता है। समझ में आया? x अगर इलोंगेशन है तो माइनस साइन बताता है कि कंप्रेस होना चाहे, छोटा होना चाहे। माइनस का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ माइनस रख देंगे, सही? ठीक है। अगर x इलोंगेशन है तो फोर्स कंप्रेशन वाला रहेगा, मतलब वो छोटा होना चाहेगा। और अगर x कंप्रेशन है मतलब तुमने दबा दिया, जैसे इस स्प्रिंग को मान लो तुमने इधर से भी फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, तो अब ये 20 न्यूटन के कारण इधर से भी फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, तो ये x हमारा इधर चला गया, ठीक है, ये x क्या हो गया? कंप्रेशन। तो अब स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग बड़ा होने के लिए इधर फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स बाय द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग हमेशा ये कंप्रेशन है तो ये स्प्रिंग इलोंगेशन होना चाहेगा, मतलब फोर्स हमेशा ये कंप्रेशन के अपोजिट लगाएगा। तो माइनस साइन ये बताता है कि अगर तुमने कंप्रेस किया तो ये इलोंगेट होना चाहेगा, और अगर तुमने इलोंगेट किया तो ये कंप्रेस होना चाहेगा। समझ में? माइनस क्या बताता है? ऐसा नहीं कि माइनस रख देगा, माइनस नहीं रखते कभी, माइनस सिर्फ समझने के लिए कि स्प्रिंग तो मतलब वो एंड में अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाता है। हाँ, वो कोशिश करता है कि हम नेचुरल लेंथ पे रहे। तुम उसको खींचोगे तो छोटा होना चाहेगा, तो उसको कैसे बोलेंगे? माइनस लगाते हैं कि मतलब x अगर इलोंगेशन है तो ये फोर्स कंप्रेशन का रहेगा, और अगर x कंप्रेशन है तो फोर्स इलोंगेशन होने के लिए रहेगा। समझ में आया? तो उसको बोल करके ना सॉल्व करके हम लोग ऐसा मान लेते हैं, माइनस लगा देते हैं कि वो हमेशा कोशिश करता है कि नेचुरल लेंथ पे रहे। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे x को माइनस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे x इज, इस केस में x इज कॉल्ड इलोंगेशन। समझ में आया? ये x को इलोंगेशन बोलेंगे, और इस केस में इस x को बोलेंगे 0.2 मीटर, एंड दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। समझ में आया? अरे सही बोलो। स्प्रिंग छोटा हो गया मतलब कंप्रेस हो गया, लेकिन फोर्स किधर लगा रहा है? इलोंगेशन की तरफ। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है। अब देखो कि एक और अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये स्प्रिंग है, ये दिख रहा तुमको फोटो, दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक है। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है L0। इस पे अगर 1 किलो का ब्लॉक रखोगे तो इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन होगा x0। अगर 2 किलो का ब्लॉक रखोगे तो इसमें जो इलोंगेशन होगा ये इलोंगेशन 2x0 हो जाएगा। अगर 3 किलो का ब्लॉक रखोगे तो ये इलोंगेशन 3x0 हो जाएगा। तुम जितना ज़्यादा वेट रखोगे उतना ज़्यादा इलोंगेशन होगा। समझ में आया? क्योंकि इस स्प्रिंग का के क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है? मतलब तुम जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा ये इलोंगेट होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन, एंड फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। का मतलब ये हुआ कि ब्लॉक इसको नीचे खींच रहा है, दिस इज mg 3 mg, और स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर, दिस इज फोर्स बाय द स्प्रिंग। ये क्या हुआ है? इलोंगेशन। तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा है? छोटा होना चाह रहा है, मतलब फोर्स हमेशा ये x के अपोजिट रहेगा, इलोंगेशन के अपोजिट रहेगा। और अगर स्प्रिंग छोटा कर दिए तो कंप्रेस हो, है ना? समझ में आया? छोटा हो जा करोगे तो इलोंगेट होना चाहेगा। क्लियर है? ये माइनस साइन क्या बताता है? समझ में आया? अरे बोलो। अब देखो क्या हो कि भाई एक मान लो स्प्रिंग है। अब एक एग्जांपल हम देते हैं, थोड़ा और समझ लो, ठीक है। स्प्रिंग में ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं, बस लॉजिक है। ये एक स्प्रिंग है, दीवार से बांध दिए। इस स्प्रिंग को अगर मान लो इसका लेंथ L0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब हमने इस पे कितना फोर्स लगाया? मान लो हमने एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया
मान लो 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन फोर्स जैसे ही तुम लगाओगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग क्या होगा, खींचेगा ना। ये स्प्रिंग खींचा तुमने, फोर्स लगाया कितना 20 न्यूटन, तो ये स्प्रिंग कुछ खींच गया, कितना खींचा x1। अब x1 खींचा तब ये फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स बाय द स्प्रिंग, ये उल्टे डायरेक्शन में रहेगा। अगर इलोंगेशन हुआ तो ये कंप्रेशन इधर, और ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन विच इज k टाइम्स x1। सो x1 हो जाएगा 0.2 मीटर। सही है? अरे कोई बोलेगा रे? हाँ सर। अब अगर तुम फोर्स मान लो ये 20 न्यूटन के जगह पे तुमने अगर 40 न्यूटन कर दिया, 40 न्यूटन, तो अब क्या होगा, अभी जैसे ही तुम 40 न्यूटन करोगे तो ये तो 40 ही रहेगा, बट अभी जो स्प्रिंग बाय द फोर्स क्या रहेगा, ओनली 20 न्यूटन। ये स्प्रिंग का फोर्स अभी 20 न्यूटन ही रहेगा, ठीक है, ये 20 न्यूटन ही रहेगा फोर्स बाय द स्प्रिंग, क्योंकि इलोंगेशन x1 है। अब क्या होगा कि इस स्प्रिंग का लेंथ और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और तुम्हारे जब ये लेंथ और बढ़ेगा तो टोटल इलोंगेशन और बढ़ जाएगा, और अब ये फोर्स लगाएगा F बाय द स्प्रिंग दैट इज 40 न्यूटन। मतलब स्प्रिंग तब तक फोर्स नहीं बदलता है जब तक कि उसमें इलोंगेशन न हो। जब तुम फोर्स लगाओगे तो पहले ये लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तभी ये फोर्स 20 से बढ़ के 40 होगा। समझ में आया क्या? ये 20 न्यूटन Yes. पहले था, जब तुम 40 लगाओगे तो लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ने के बाद तब जाके ये फोर्स बढ़ेगा। जिस समय यहाँ पे तुम 40 लगाए उसी समय ये 40 नहीं होगा, बाद में 40 होगा, थोड़ा लेंथ आगे जाएगा और तब 40 होगा। समझ में आया क्या? ठीक है, मतलब स्प्रिंग में जब हम फोर्स लगाते हैं तो पहले वो इलोंगेट होता है और धीरे धीरे फोर्स बढ़ता है, ठीक है। पहले स्प्रिंग खींचेगा और तब फोर्स वो लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। बट धागे में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो एक धागा हम दीवार से बांध दिया, एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये धागा है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, मान लो F1 20 न्यूटन, तो धागे में टेंशन क्या होगा रे? यहाँ पे जब तुम फोर्स 20 न्यूटन लगा रहे हो यहाँ पे, तो व्हाट इज द फोर्स इन द धागा, टेंशन इन धागा 20 न्यूटन होगा ना भाई। धागे में टेंशन तो फोर्स बैलेंस ही करता है ना, टेंशन इज 20 न्यूटन। सही है? अबे तुम यहाँ 40 न्यूटन 20 न्यूटन से खींच रहे हो तो धागे में टेंशन कितना है? अरे कोई बोलेगा रे, कुछ समझ में आ रहा है रे? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। अब देखो इस फोर्स को तुमने क्या करा कि भाई ये धागा था, वही धागा, तुमने इस फोर्स को बढ़ा दिया, दैट इज 40 न्यूटन। ये वहीं पे पॉइंट था, पहले तुम 20 न्यूटन लगा रहे थे और अब 40 न्यूटन लगा दिए, तो धागा का लेंथ तो वही रहा। देखो लेंथ इसका ज्यों का त्यों है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अब टेंशन क्या हो जाएगा, ये T1 था, पहले 20 न्यूटन था, अब टेंशन क्या हो जाएगा, जैसे तुम 40 न्यूटन करोगे 40 न्यूटन, तो धागे में टेंशन इमीडिएट बदलता है, स्प्रिंग में तुरंत नहीं बदलता। धागे में जैसे 20 न्यूटन से तुमने 40 किया, धागे में टेंशन तुरंत 40 हो जाएगा, बिना लेंथ में कोई चेंज आए, ना लेंथ बढ़ेगा ना घटेगा, फोर्स तुरंत चेंज होगा, टेंशन तुरंत बदल जाएगा। बट स्प्रिंग में ऐसा नहीं। स्प्रिंग में जब तुम 20 न्यूटन लगाते हो तो पहले फोर्स 0.2 था इलोंगेशन, जब फोर्स तुमने 40 न्यूटन करा तो पहले ये इलोंगेट हुआ और तब जाके फोर्स बढ़ा। समझ में आया? ठीक है, ठीक। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो ये छोड़ो, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको छोड़ो, इसको हम थोड़ी देर में समझाते हैं। एक एग्जांपल हम तुम्हें बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, समझना है, लॉजिक, दिस इज लॉजिक, ठीक है। एक हमारे पास ऐसा, अब इसको समझाने के लिए हम ये एग्जांपल लिए हैं। देखो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इधर हमने एक दीवार, इधर एक दीवार, इधर धागा है ये, और इधर स्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज स्प्रिंग। अब देखो क्या हो रहा है
कि स्प्रिंग का के दिया हुआ है, के ऑफ द स्प्रिंग इज 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इस ब्लॉक को जब बांधे तो स्प्रिंग खींचा हुआ है, कितना खींचा हुआ है, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एक्स नॉट दिया हुआ है, लेट इट बी 0.4 मीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्प्रिंग ऑलरेडी खींचा हुआ, ठीक है। बोलो, अरे कहो, ठीक है। स्प्रिंग 40 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, तो अब हम तुमसे बोले कि स्प्रिंग अगर 40 सेंटीमीटर खींचा हुआ इलोंगेटेड है, दिस इज इलोंगेशन, तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे किधर फोर्स, अब इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगा रहा होगा स्प्रिंग, सर लेफ्ट हैंड साइड पे खींच रहा होगा, इसको छोटा होना चाह रहा है, दिस इज द फोर्स बाय द स्प्रिंग। और क्या ये ब्लॉक इधर जाएगा या नहीं जाएगा, नो सर नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। तो धागा किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर। अब क्योंकि ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो धागे का टेंशन और स्प्रिंग का फोर्स क्या हो जाएगा, देखो इलोंगेशन है तो स्प्रिंग कंप्रेशन कर रहा है, सो फोर्स क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स, दिस इज 100, दिस इज 40 न्यूटन, मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना लगाता होगा, 40 न्यूटन, सही है। अरे स्प्रिंग Yes, का sir. फोर्स होता है कि एक्स दिया हुआ है, के दिया हुआ है, स्प्रिंग इतना, तो क्योंकि ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो टेंशन माइनस एफ एस बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 0, और टेंशन बराबर एफ एस, तो टेंशन बराबर एफ एस मतलब 40 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन, सही है। बोलो, हाँ सर। धागे में टेंशन भी 40 न्यूटन रहेगा, क्लियर है। और ये ब्लॉक रुका रहेगा, एक तरफ स्प्रिंग खींच रहा और एक तरफ धागा खींच रहा, सही है। अब देखो क्या, मान लो हमने, समझ में आया ना, हमने धागे को काट दिया, इसमें हमने धागे को क्या कर दिया, काट दिया, सही है। जैसे ही धागा को काटेंगे, है ना, स्ट्रिंग कट की, ठीक है, जैसे ही धागा को काटेंगे तो ये टेंशन क्या हो गया रे, धागा जैसे ही काटे तो धागा का कहानी खत्म, बोलो। T0 तो स्प्रिंग का फोर्स 40 न्यूटन रहेगा या नहीं रहेगा, धागा का टेंशन तो खत्म हो गया, स्प्रिंग का फोर्स रहेगा उस समय या नहीं रहेगा, रहेगा सर, कितना रहेगा, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन ही रहेगा। तो अब ये ब्लॉक जैसे ही धागा काटोगे, क्योंकि स्प्रिंग तो इलोंगेटेड है तो खींच ही रहा, सो हम बोलेंगे फोर्स बाय द स्प्रिंग इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये ब्लॉक इधर चलने लगेगा, सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 40 बाई m, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, क्योंकि अब एक ही फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक इधर चलने लगेगा, एक्सेलरेट होने लगेगा, समझ में आया। यस सर। ठीक, समझ में आया। मतलब जब हम धागे को काटते हैं, जब धागे को काटते हैं तो ब्लॉक पे स्प्रिंग तब भी फोर्स, जब धागा काटे तो स्प्रिंग उतना ही फोर्स लगा रहा था, दैट इज 40 न्यूटन, क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन तो था ही, ठीक है। अब देखो दूसरा कहानी, क्लियर है ये। अब दूसरा चीज देखो, मान लो हमने क्या करा कि भाई ये धागे को ना काट के, अब देखो समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो, अब हम स्प्रिंग काटेंगे, कि स्प्रिंग काटते हैं तब क्या होता है, धागा काटे तो क्या हुआ, चलने लगा, बट अगर हम स्प्रिंग काट दिए तो जैसे ही स्प्रिंग काटोगे स्प्रिंग का फोर्स लगना बंद हो जाएगा ना। जैसे ही स्प्रिंग काटोगे स्प्रिंग का फोर्स लगना, अब देखो हम इसी पोजीशन में इस स्प्रिंग को काट दी, तो स्प्रिंग यहाँ से तुमने काट दिया तो स्प्रिंग का फोर्स खत्म। अब ये बताओ धागा क्या करेगा इसमें, ठीक है, ये ब्लॉक यहीं पड़ा हुआ था, अब धागा इस पे फोर्स, पहले तो इस पे फोर्स इधर 40 न्यूटन था और इधर भी 40 न्यूटन था, तुमने स्प्रिंग कट कर दिया, है ना। अब तुमने स्प्रिंग काट दिया, अब ये बताओ ब्लॉक का एक्सेलरेशन, क्या धागा फोर्स लगाता रहेगा या उसका टेंशन 0 हो जाए, बोलो। तुमने इधर स्प्रिंग काट दिया, अरे सही में समझ में आया, हमने इस स्प्रिंग को काट दिया, धागा बच गया, देखो इधर स्प्रिंग काट दिए, भाई ये स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ था ना, यहाँ से काट दिया,
तो ये धागा समझ में आया? बोलो। यस सर। सर धागा नहीं खींचेगा। अब धागे में इमीडिएट टेंशन क्या हो जाएगा? 0। सो क्योंकि अब देखो इधर टेंशन भी 0, क्योंकि टेंशन क्या होता है, सिर्फ इस ब्लॉक को रोकने के लिए डेवलप था। जैसे ही स्प्रिंग काटोगे इसमें टेंशन तुरंत 0 हो जाएगा बिना लेंथ के बदले। ठीक है, धागा ज्यों करते हो पड़ा रहेगा और उसमें टेंशन, क्योंकि इसको कोई खींचने वाला है ही नहीं इसलिए टेंशन 0। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज टेंशन बाई मास इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेंशन 0 है। समझ में आया? ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, दिस ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब धागा काटेंगे तो ये इधर चलने लगेगा, बट अगर है ना स्प्रिंग अगर जिंदा है और अगर हमने स्प्रिंग काट दिया, ठीक है, तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। ये धागा इसको खींच के चलाएगा नहीं। समझ में आया क्या? सर ये स्प्रिंग जब कटा सर वो वाला वापस लगा दो सर। देखो स्प्रिंग तुमने यहाँ से काट दिया, हाँ सर। तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाना, जैसे तुम स्प्रिंग काटोगे स्प्रिंग तो छोड़ दिया ब्लॉक को। अब स्प्रिंग ने छोड़ा तो क्या धागे का टेंशन 40 ही रहेगा या 0 हो जाएगा उसी समय? 0 हो जाएगा सर, कोई टेंशन उसी समय कोई टेंशन नहीं। अब इस ब्लॉक पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जब ये 0 हो गया तो इस ब्लॉक के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है एक्स डायरेक्शन में? नहीं सर। सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, और फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस तो 0 है क्योंकि टेंशन भी 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? यस। मतलब अगर तुम धागा काटोगे तो ब्लॉक चलेगा और स्प्रिंग काटोगे तो ब्लॉक नहीं चलेगा। समझ में आया? अब क्लियर है ये? अब देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? अरे थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर, आ गया। अरे वाह, वेरी गुड। अब देखो ये एक पुली है, यहाँ हमने एक स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K, ठीक है, दिया हुआ। और यहाँ पर एक पुली बांध दिए, इधर एक धागा बांध दिए। अब तुम्हें थोड़ा बताना है कि भाई क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ऐसे स्प्रिंग हम लोग आगे SHM में पढ़ेंगे, 7वें चैप्टर में है, 7th चैप्टर। उसकी तैयारी अभी से थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कि अभी तुमको थोड़ा स्प्रिंग का लॉजिक तो समझ में आए। ये ऐसा, ठीक है। इस पुली का मास क्या है? 0। यहाँ पे एक ऐसा हुक लगा हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। अब देखो क्या होगा, ये एक ब्लॉक है, समझ गया? इस ब्लॉक का मास कितना है? m, समझ गया? इस ब्लॉक को तुमने यहाँ टांग दिया, जैसे ही टांग के छोड़ोगे तो ये ब्लॉक क्या होगा? हम फिर से एक और फोटो बनाते हैं। ये ब्लॉक पुली कुछ ऐसा आ जाएगा नीचे, और ये ब्लॉक कुछ नीचे टंग जाएगा ऐसे, समझ गए? और स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन हो जाएगा। ये पॉइंट तो ज्यों का त्यों बंधा रहेगा, ये पॉइंट तो सेम लेवल पे रहेगा, बट स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन हो जाएगा। सही है? ये पॉइंट तो यही बंधा रहा, समझ गए? ये स्प्रिंग जैसे ब्लॉक को टांग के छोड़ोगे ना तो यहाँ आके रुकेगा। तुम्हें बताना है व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग अंडर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आके रुक गया, रुका हुआ है ये ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे छोड़े थे और धीरे धीरे करके छोड़ते गए और यहाँ आके रुका हुआ है, स्टेशनरी है। समझ में आया? यहाँ पर भी स्टेशनरी था, इक्विलिब्रियम में आया तो यहाँ रुक गया। तो तुम्हें बताना है स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना रहेगा अंडर इक्विलिब्रियम। बोलो थोड़ा सा। कुछ वैल्यू दी गई है क्या? क्या बोल रहे हो पहले? सर मैं बोल रहा हूँ कुछ वैल्यू दी हुई है क्या? किसका वैल्यू? नहीं, K दिया हुआ है, गिवन इज K दिया हुआ है, मास ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है और G दिया हुआ है। ये 3 चीज दिया हुआ है। योर आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ दीज 3 ओनली। स्प्रिंग कांस्टेंट दिए, ब्लॉक का मास दिए और G दिए, चौथा कुछ नहीं दिया। चौथा कंडीशन दिया हुआ कि जहाँ से टांगे हैं वहाँ से कितना नीचे, ये तो हमने पूछे। हमने पूछा व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग अंडर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द इलोंगेशन, x0 का वैल्यू क्या होगा, और कुछ नहीं दिया। बोलो सर mg/k। x0 is mg/k।
दिस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब देखो कैसे सोचना है। मान लेते हैं यहाँ पे इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। अब देखो इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना, स्प्रिंग ऊपर फोर्स कितना लगाता होगा, kx नॉट, क्योंकि ये इलोंगेट हो गया इसलिए स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रहा है। कंप्रेस होना चाहता है, छोटा होना चाहता है क्योंकि खींच दिया गया तो ऊपर ही फोर्स लगाएगा। दिस इज फोर्स बाय स्प्रिंग, यस और नो? यस सर। अब धागा यहाँ पे, धागा किधर टेंशन लगाएगा, यहाँ पे टी नीचे यहाँ लगाएगा ना, और एक धागा यहाँ भी है, यहाँ पर भी टेंशन लगेगा। सही है? अरे सही है रे? यस सर। यस सर। अब देखो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो धागा ऊपर टेंशन लगा रहा और इसका वेट mg नीचे, टेंशन इसके ऊपर लगता है और इसका वेट नीचे, क्योंकि ये भी रुका हुआ इक्विलिब्रियम है तो T मस्ट बी इक्वल टू mg। सही है? यस सर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी रुका हुआ है, ये रुका हुआ है तो ऊपर बोल रहेंगे kx नॉट माइनस 2t बराबर 0, क्योंकि रुका हुआ है, स्टेशनरी है। सो kx नॉट बराबर 2t, सो kx नॉट बराबर 2, t मतलब mg, t का मतलब mg है। सो x नॉट इज इक्वल टू 2mg बाई k। इतना इलोंगेशन स्प्रिंग में रहेगा। ठीक है, elongation in the spring is 2mg by k. Is it clear or not? बोलो, यस ओके। समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्लियर है रे कि ये सब देखो हम बताएंगे तभी तुमको समझ में आएगा, क्योंकि बुक्स में नहीं दिया रहता है स्प्रिंग कुछ भी, तो बुक्स में एक आध क्वेश्चन देके छोड़ देते हैं। अब देखो कि एक लॉजिक और देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है, एक ये स्प्रिंग है। ठीक है, यहाँ टंगा हुआ है एक ब्लॉक, इसका मास क्या है m, और एक धागा और है, यहाँ टंगा हुआ है मास 2m। ठीक है, इसका नाम है a, इसका नाम है b। स्प्रिंग का जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब तुमसे बोले व्हाट इज इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, व्हाट इज इलोंगेशन इन स्प्रिंग, अभी कितना इलोंगेशन रहेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, g दिया हुआ है, और दोनों ब्लॉक रुका हुआ है, स्प्रिंग खींचा हुआ होगा। व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग? बोलो जरा, सोचो, बताओ। सभी लोग ट्राई करे रे। ठीक है, कैसे कैसे इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है ना सब। तो पहले हम A का डायग्राम बनाते हैं, फिर हम B का डायग्राम बनाते हैं। तो A का डायग्राम बना लेते हैं इधर A। स्प्रिंग इस पे खींचेगा कितना फोर्स, kx नॉट, एक इसका वेट लगेगा mg, और एक धागा इसको खींचेगा t। A का डायग्राम सही है बोलो? और B का डायग्राम बनाते हैं, तो B का डायग्राम हम ऐसे बना देते हैं। B पे फोर्स किधर लगेगा, टेंशन ऊपर, और इसका वेट नीचे 2mg। ये रुका हुआ है तो टेंशन माइनस 2mg इज इक्वल टू 0, रुका हुआ है तो T बराबर 2mg। सही है, और ये भी रुका हुआ है तो यहाँ लिखेंगे kx नॉट बराबर T प्लस mg, क्योंकि ये नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स बैलेंस रहेगा तो रुक जाएगा। टेंशन का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, इस T का वैल्यू यहाँ पे, तो kx नॉट बराबर 3mg हो जाएगा। सो x नॉट इज इक्वल टू 3mg बाई k। सही है? अरे समझ में आया? अब कहानी ये नहीं था, कहानी एक और इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, जो हम समझाना चाहते हैं, पहले देख लो, ये समझ में आ गया। इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 3mg बाई k। एक का सही था, बोलो। क्वेश्चन ये है, समझ गया? यस सर। ठीक, अब हमने क्या किया, देखो भाई, इलोंगेशन तो तुमको सब समझा दिए, ये सही होना चाहिए था। इस पे थोड़ा सा और तुमको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा और इसको हम रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ तो अपने को दिक्कत आएगा ही आएगा। अब देखो हमें क्या करना था, x नॉट तुम्हें पता है, तुमने बोला x नॉट बराबर 3mg बाई k। ठीक है,
हमने क्या किया, अरे सही, इस समय इसी इंस्टेंट पे जब इलोंगेशन 3 mg/k था, हमने धागे को काट दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड B जस्ट आफ्टर, जस्ट है ना, जस्ट काटने के बाद, काटने के बहुत देर बाद नहीं, जैसे ही हमने धागा काटा तो A ब्लॉक और B ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन रहेगा बताओ जरा, जैसे काटने के जस्ट बाद, जो लगे वो बोलो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B क्या हो सकता है, बोलो। धागा हमने काट दिया, जैसे ही धागा कट किया उसी के जस्ट बाद, उसी समय बताना है तुमको कि A का एक्सेलरेशन क्या, B का एक्सेलरेशन, जो लगे बोलो रे। कहाँ गए रे देवांश, टेकचंदानी, पारवी, पार्सवी, बोलो। Sir, 3/2G. एक्सेलरेशन ऑफ A इज 3g/2, ऐसा। Sir, B. एक्सेलरेशन इज 3g/2। देखो क्या करेंगे, सुनो, सही नहीं बोले, देखो होगा क्या, पहले सोचना है कि A और B का एक्सेलरेशन कैसे निकाले। तो धागा तो काट दिए, अब सुनो कहानी सुनो, ताहिर सुनो रे, सुनाई दे रहा है ताहिर? यस सर। ठीक, देखो क्या किए, हमने धागा तो काट दिया, अब धागा जस्ट काटे उसी समय ब्लॉक A यहाँ पे है, ब्लॉक B यहाँ पे है, ठीक है, ये ब्लॉक B है। अब स्प्रिंग जो है, व्हाट इज द फोर्स बाय द स्प्रिंग, इसके x0, स्प्रिंग तो खींचे ही हुआ, इसका वेट नीचे क्या mg, और धागे का टेंशन खत्म, धागा तो खत्म हो गया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, तुम्हें क्या लगता है, ये ब्लॉक नीचे जाएगा A या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ A। तो अब इसका इक्वेशन बनाएंगे, फोर्स बाय द स्प्रिंग kx0 माइनस mg इज m इंटू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। A नीचे है तो डाउनवर्ड में सब निगेटिव लिए, सही है ये? अरे सही है। kx0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो kx0 बराबर 3mg, सही है, यहाँ रख दो। 3mg माइनस mg इज माइनस m इंटू m कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2g इज माइनस AA, सो AA इज इक्वल टू माइनस 2g। माइनस 2g का मतलब क्या हुआ, नीचे जाएगा कि ऊपर? नीचे जाएगा। नो, ऊपर जाएगा। तुमने जिधर देखो, तो माइनस जी है। तुमने जिधर लिया ना, नीचे लिया, अगर ये पॉजिटिव आता तो नीचे ही जाता, बट तुमने जो माना वो तो निगेटिव आ रहा है, मतलब ये किधर जाएगा, ऊपर। सो दिस समझ में आया? तुमने जो माना है ना, नीचे माना, नीचे मान के इक्वेशन बना दिया, बट ये आया एक्सेलरेशन निगेटिव। निगेटिव मतलब ये हुआ कि तुमने जो माना है उसका उल्टा हो रहा है, समझ में आया? मतलब ये ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा 2g से, समझ में आया? यस सर। ठीक है, देखो ये फोर्स 3mg, ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, तो जो ज्यादा फोर्स है वो ना उसको खींच के लेके जाएगा। जैसे ये ब्लॉक है, तुम इधर मान लो 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, हम इधर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो जो ज्यादा फोर्स होगा उधर ना ये चलेगा, समझ में आया? तो ये 3mg फोर्स लगा रहा है और सिर्फ ग्रेविटी mg लगा रहा है, तो ये 3mg के डायरेक्शन में जाएगा ना, ऊपर जाएगा ना। तुम जिधर मानना है मान लो, लेकिन अगर ये निगेटिव आया, इसका मतलब तुमने जिधर माना है उसका उल्टा हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, समझ में आया? ठीक है, अब बी ब्लॉक का बात करते हैं। बी ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है, mg। और कोई फोर्स लग रहा है क्या बी ब्लॉक पे? नहीं। तो अब हम लिखेंगे mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये भी निगेटिव है और मान लेते हैं ये भी निगेटिव,
तो ये माइनस 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 कैंसिल, mm कैंसिल, सो एक्सेलरेशन ऑफ b इज g डाउनवर्ड। ये g से गिरने लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरने लगेगा। समझ में आया? बोलो। हाँ सर। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? सर बी नाम 2mg नहीं लिखेंगे? सॉरी, बी ब्लॉक, हाँ B 2mg। block तो 2mg यहाँ भी लिखेंगे, 2mg यहाँ भी लिखेंगे तो कट ही जाएगा ना, ये 2mg लिखेंगे तो 2m यहाँ कट ही जाएगा ना बाय 2mg बराबर इसका मास कितना है 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो 2m भी कट जाएगा। सही है ना, क्योंकि इसका मास 2m है तो एक्सेलरेशन ऑफ बी तो g ही रहेगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और तुम्हें कराते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको बुक्स में मिलता नहीं है तो बड़ा दिक्कत है, थोड़ा समझने का कोशिश करो। ये ब्लॉक ए है और यहाँ पे हमने एक कह रहे अभी अच्छा यहाँ पे 5:30 ना, तभी तो 15 भी नहीं हो भाई, एक लपड़ मान चुप रहो। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की, ए ब्लॉक का मास m है, बी ब्लॉक का मास m है और स्प्रिंग का। व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग? x0 का वैल्यू बताओ रे, सोचो बताओ। व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग? बोलो। व्हाट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग? बोलो। स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना रहेगा टोटल? बोलो। बहुत आसान है भाई, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन। बोलो। ग्रेविटी लग रही थी, नहीं लग अरे ग्रेविटी क्यों नहीं रहता, टंगेगा कैसे रे धरती? 2mg/k। अरे वाह, वेरी गुड, इट इज 2mg/k, वेरी गुड, इट इज 2mg/k, 100% करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही, इट इज 2mg/k। तो क्या किए तुमने, ये बी ब्लॉक का डायग्राम बनाया, बी ब्लॉक यहाँ रखा, इसका वेट हो गया 2mg, स्प्रिंग कुछ फोर्स लगा रहा होगा Fs, दैट इज kx0। इस ए ब्लॉक का अगर बात करें तो ए ब्लॉक को स्प्रिंग किधर खींचता होगा? नीचे। दिस इज फोर्स बाय द स्प्रिंग, दिस इज mg। और धागे में टेंशन ऊपर, ऐसे ही बनेगा ना ए का फ्री बॉडी डायग्राम में, स्प्रिंग इसको नीचे खींचेगा, इसको ऊपर खींचेगा, क्योंकि स्प्रिंग कोशिश कर रहा है कि इसका लेंथ खींच गया वो छोटा हो ले। समझ में आया? अब यहाँ पर क्योंकि ये बी ब्लॉक रुका हुआ है तो kx0 मस्ट बी इक्वल टू 2mg, सो x0 मस्ट बी इक्वल टू 2mg/k। ये हो गया इलोंगेशन। इसका अगर बात करें तो ये भी रुका हुआ है, तो टेंशन बराबर mg प्लस फोर्स बाय द स्प्रिंग, एंड फोर्स बाय द स्प्रिंग कितना है? दिस इज ऑल्सो फोर्स बाय द स्प्रिंग, सो ये हो जाएगा mg प्लस फोर्स बाय द स्प्रिंग कितना है? kx0, मतलब ये 2mg, सो टेंशन इज स्ट्रिंग इज 3mg। धागे में टेंशन कितना रहेगा? ये रहेगा 3mg, स्प्रिंग का फोर्स रहेगा 2mg, इलोंगेशन होगा 2mg/k। सही है? बोलो सही है लॉजिक? बस 2 मिनट में छोड़ देंगे, इसको कंप्लीट कर लें फिर छोड़ देंगे। बोलो सही है रे, बोलो जो दिक्कत है बताओ। एक ने तो फटाफट आंसर बोल दिया, बोलो। अरे बच्चों बोलो रे। क्लियर है सर। अरे वाह, अब देखो क्या होता कि हमने क्या करा, ठीक है, हमने ये करा कि इस धागे को काट दिया। ये जो धागा ऊपर तुम्हें दिख रहा ना, कौन सा धागा? ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये धागे को काट दिया। तो ये धागे को जैसे ही काटेंगे तो तुम्हें बताना है कि इस धागे को हमने चाकू लिया, काट दिया। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग? धागा ये काट दिए तो जस्ट काटने के इमीडिएट बाद व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी? फटाफट बताओ। धागा तो हमने काट दिया, इस समय हमने धागे को काट दिया है, ठीक है। तो ए का क्या एक्सेलरेशन और बी का, चलो हम बता देते हैं, सुनो। सबसे पहले क्या करो, ए का डायग्राम बना लो यहाँ पे।
अब ए पे क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो इसका वेट लगेगा mg और एक स्प्रिंग का फोर्स लगेगा Fs। सही है भाई, स्प्रिंग खींचा हुआ है ना, नीचे खींच ही रहा है ना अभी, इलोंगेशन तो है ही। बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. और बी ब्लॉक पे एक इसका वेट लगेगा 2mg और स्प्रिंग तो इसको भी खींच रहा ऊपर Fs। धागा का टेंशन खत्म। अब इस पे टोटल मान लो इसका एक्सेलरेशन a है, तो टोटल फोर्स क्या लगा, माइनस Fs माइनस mg बराबर माइनस m इंटू ए। माइनस ये भी नीचे है, ये भी नीचे और ये भी नीचे है, तो सब कट गया, माइनस माइनस माइनस। तो क्या हो गया, Fs, व्हाट इज Fs? Fs इज kx0 प्लस mg बराबर m इंटू ए। और यहाँ देखो kx0 कितना है, 2mg है ना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ रख देते kx0 की जगह पे 2mg प्लस mg बराबर m इंटू ए। यहाँ से आ जाएगा 3mg बराबर m इंटू ए, ये कट गया। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 3g, ठीक है, इट इज 3g। और ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब जिधर हमने माना है उधर ही है। सही है, बोलो। Yes, sir. अब मान लो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी नीचे मान लेते हैं, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 2mg माइनस Fs बराबर माइनस 2m इंटू ए बी, क्योंकि इसका मास 2m है। सही है इक्वेशन। अब Fs क्या हो जाएगा, 2mg माइनस Fs, व्हाट इज Fs, फोर्स बाय द स्प्रिंग, कितना था Fs, kx0, kx0. kx0 कितना है, 2mg है ना, दिस इज इक्वल टू Fs 2mg है ना ये, तो यहाँ रख दिए, इज इक्वल टू माइनस 2m इंटू ए बी। ये 2mg कट गया। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी, 0, मतलब ये ब्लॉक उस समय रुका ही रहेगा, थोड़ी देर बाद चलेगा। समझ में आया क्या? सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज 0, मतलब ये ब्लॉक बी, क्योंकि स्प्रिंग इसको खींचे हुए है अभी ऊपर, ठीक है, ये बी ब्लॉक को स्प्रिंग ऊपर खींचे हुए है, वेट नीचे खींच रहा है और ये बैलेंस्ड है। जबकि ए ब्लॉक में धागा खत्म हो गया तो स्प्रिंग इसको नीचे खींच रहा है, एमजी भी नीचे खींच रहा है और दोनों मिलके इसको 3g से नीचे गिरा रहा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 3g एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0। दिस इज द आंसर। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, देख लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा अगले दिन हमको फिर बता देना, ठीक है। तो फिर और अभी एक आध क्वेश्चन और करा देंगे, बट ये कि तुमको थोड़ा मेहनत करना है। एससी वर्मा का क्वेश्चन उठा, लॉज ऑफ मोशन का, उसका क्वेश्चन करो, अपना पैकेज का डीसीटी 1 और 2 करो। थोड़ा भिड़ोगे तो होगा, और नहीं भिड़ोगे तो दिक्कत बढ़ता जाएगा, फिर मेरे लिए समस्या बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये ब्लॉक था, यहाँ पे एक इस कहाँ था, ये ऐसा था, ये ब्लॉक एम मास का था, इधर स्प्रिंग लगा हुआ था, ठीक है, और ये ब्लॉक 2m मास का था, ऐसे ही था ना? यस सर। अब स्प्रिंग का के है, तो स्प्रिंग इस ब्लॉक को किधर खींच रहा है, ऊपर, और इसका वेट किधर है, 2mg नीचे, है ना। और ये ब्लॉक का बात करें तो स्प्रिंग इसको किधर खींच रहा है, Fs, और इधर क्या है इसका वेट, mg, और ऊपर धागे का टेंशन। अब क्योंकि ये बी ब्लॉक रुका हुआ है मतलब Fs मस्ट बी इक्वल टू 2mg। अब इसका बात करते हैं, इसमें भी अब धागा हमने काट दिया, तो धागा काट दिया तो भैया इस पे Fs तो है ही, इसका Fs प्लस mg बराबर मास इंटू एक्स, तीनों नीचे ही है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, सही। Fs कितना है, 2mg, अभी तो स्प्रिंग खींचे ही हुआ, सो इट इज 3mg बराबर m इंटू ए। ये Fs का वैल्यू यहाँ रख दिए, m कट गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया, 3g डाउनवर्ड। समझ में आया? यस सर। और b का बात करें, b पे तो अभी फोर्स लग ही रहा है, स्प्रिंग अभी खींचा हुआ ही है ना, तुरंत खत्म थोड़ी ना होगा, खिंचाव उसका खत्म होगा नहीं, थोड़ी देर बाद खत्म होगा। तो ये ऊपर फोर्स और नीचे फोर्स, क्योंकि Fs भी 2mg है और धरती भी 2mg से खींच रहे, तो नेट फोर्स क्या हो गया इस पे, 0। ये और ये बैलेंस हो गया, सो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया।
इतना छोटा सा चीज।